हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमोस्कायर। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए, बढ़िया ही रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए एंड हैप्पी रहना चाहिए, है ना? क्योंकि जो मज़ा ज़िंदगी को हैप्पीली जीने में है वो किसी की यादों में पड़ के उदास रहने में थोड़ी ना है ना? तो गाइज, चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना एक पहला क्लास, जैसा कि कल के वीडियो में आपने सुना होगा, कल का वीडियो जो मैंने एक दिया था डे 1 का 50 डे क्रैश कोर्स। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे भी फ्लैश हो रहा होगा लिंक, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं 50 डेज के अंदर अंदर आपका मैथ्स एंड साइंस, इन दो चीज़ों का पोर्शन कवर अप करने वाला हूँ। तो गाइज, उसका इंट्रोडक्शन तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो आज जो है ये हमारा डे 2 है एंड आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि डे 1 में मैंने तो आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था ओनली, कि कैसे कैसे हमारा सिलेबस पोर्शन आगे बढ़ेगा, किस तरह से हम लोग आगे अपने सिलेबस को कवर अप करेंगे, इन चीज़ों को मैंने बताया था। तो आज जो है, अभी से जो है, हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं, डे 2 से स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, है ना? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी है क्योंकि पूरा का पूरा इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गाइस इस पे डिपेंड करता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं, है ना? ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग जो है पूरा इंटायरली रिटन है आपका इस तरह से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना? स्टैंडर्ड 10 का ये कार्बन कंपाउंड का आपका जो है गाइस टॉपिक है ना? और इसी को हम लोग आज क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं, है ना? तो कार्बोनेट्स कंपाउंड है गाइज, और आप जैसा कि देख सकते हो, है ना, स्टैंडर्ड 10 का ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 1 आप इसको कह सकते हो बाबू, पार्ट 1 वीडियो है ये, है ना? और इसमें डिस्कस जो हम लोग टॉपिक्स करने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था। इसमें हम चैप्टर का इंट्रो लेंगे, इंट्रो लेने के बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, तो चैप्टर के बारे में जानेंगे कि कार्बन और किस किस तरह के कंपाउंड्स बनाता है, और कार्बन को इतना अलग क्यों कैटेगराइज किया गया है कि कार्बन को हम लोग स्पेशल बोल के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इसको बिल्कुल स्पेशल ब्रांच में कैटेगराइज करके पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जानते हो, सुने होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच कहा जाता है ना, कार्बन कंपाउंड का। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, इसी को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ओके गाइज, तो लेट्स मूव टू द पेज नंबर 2। ओके, तो पेज नंबर 2 में हम लोग मूव करते हैं। नाउ गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया है जिसमें है लिखा हुआ इंट्रो ऑफ द चैप्टर। यानी हम लोग इस पेज में, इस कंटेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर का इंट्रो लेने वाले हैं। तो चैप्टर का इंट्रो यही है कि हम लोगों को यहाँ पढ़ना क्या क्या है। एक तो कार्बन के बारे में हम लोगों को सब कुछ जानना है, इंट्रोडक्शन जानना है कि कार्बन होता क्या है, कहाँ से आया भाई, है कि नहीं? कार्बन का कलर कैसा है, सब कुछ इसके बारे में जानना है। तो एक तो कार्बन का इंट्रो लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है गाइज। तो हम पहले बता दें आपको कि भाई जो कार्बन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है गाइज? एक एलिमेंट है, ठीक है? और एक ऐसा ये एलिमेंट है जिस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की मैं बात करता हूँ कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप सब लोग जानते हो गाइज कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। और इसका जो मास नंबर होता है गाइज, मास वो होता है 12। कितना होता है? 12। और बहुत एंशियंट टाइम से ही इसको एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि मास के यूनिट के लिए गाइज हम लोग इसी का यूज करते थे। आपको याद होगा 9th क्लास में पढ़े होंगे, 12th पार्ट ऑफ C12 एटम। C12 एटम का 12th पार्ट कह करके बोला जाता था कि C12 का 12th पार्ट ऑफ एटम है, जिससे हम लोग मास को मेजर करते हैं, और इसको कहा जाता था एटॉमिक मास यूनिट, AMU कहा जाता था गाइज। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
क्योंकि एंशिएंट टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है गाइज कि ये जो हमारा कार्बन है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपाउंड इसलिए भी है क्योंकि ऑलमोस्ट आप अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें देखते हो उन सब में ऑलमोस्ट ये एवरीथिंग में ये प्रेजेंट है। एवरीथिंग, जितने भी चीज़ें आप अपने सराउंडिंग में देखते हो गाइज, ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग इट इज़ प्रेजेंट। लाइक अभी देखो जो भी मैं कपड़े पहना हुआ हूँ या जो भी है, मेरे हाथ में ये पेन है, पेन किस चीज़ का है, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक का पेन बना हुआ है। प्लास्टिक किस चीज़ का बना हुआ है, कार्बन का, है ना। कपड़े जो हैं यहाँ पे, कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं, तो कपड़े पहन रखे हैं तो ये जो है कॉटन का बना हुआ है। कॉटन कहाँ से मिला भाई, पेड़ पौधों से मिला, प्लांट से मिला। एंड प्लांट में था क्या बेसिकली, तो प्लांट में बेसिकली था कार्बन। क्यों, क्योंकि आप तो जानते हो कि जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, है ना, जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, वो सारे के सारे प्लांट्स अपना क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, अपना कार्बन कंपाउंड मैन्युफैक्चर करते हैं, कार्बन के कंटेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जितनी भी चीजें आप अपने सराउंडिंग में देखते हो गाइज, इन सब के अंदर ऑलमोस्ट क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। भाई कार्बन इतना इंटरेस्टिंग, सब इतना इंटरेस्टिंग एटम है कि सब कुछ में प्रेजेंट रहता है, हर जगह, हर जगह बिन बिलाए मेहमान की तरह है ना, कहीं भी उपस्थित रहता है, कहीं भी, जहां भी आप देख लो, है ना गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कार्बन के बारे में कहा जाता है कि ये स्पेशली किस तरह के कलर में ज्यादातर अकर होता है, तो ये ब्लैक कलर में अकर होता है। कैसे कलर में अकर होता है गाइज, ब्लैक कलर, ब्लैक इसका कलर होता है, कलर ब्लैक में फॉर्म होता है, मोस्टली ब्लैक में। हाँ, अब यहाँ पे ये बात अलग है कि एक दो एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक डायमंड के बारे में अगर आप कह दोगे कि सर डायमंड, तो डायमंड है ब्राइट, ब्राइट क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में मैं डील करूंगा। तो ऐसे कार्बन यूजुअली ब्लैक कलर में होता है। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बन है ये अपने दो आइसोटॉप्स के फॉर्म में मिलते हैं गाइज। हम लोगों को दो आइसोटॉप्स ये बनाता है। एक जो आइसोटॉप बनाता है ये यही C612 वाला जो सबसे ज़्यादा फाइंड आउट होता है, और दूसरा जो है गाइज C614 वाला, जिस 14 वाले एटम के बारे में आप सुने होंगे कि इसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। नहीं सुने हो तो अभी जान लो, कोई बात नहीं। अच्छा, सीआईडी तो डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा। तो सीआईडी में जो सालूंके होते हैं, सालूंके बार बार किसी भी हड्डी वड्डी को लेकर के पूरा एज पता लगा लेता है कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ है दया, ये आदमी जो है पहले कहीं ना कहीं 10 साल पहले मरा होगा, 15 साल पहले। कैसे पता लगा लेता है भाई, ये 10 साल पहले मरा, 15 साल पहले मरा, या 5 साल पहले मरा, या 5 मिनट पहले मरा? ये कार्बन 14 के हेल्प से होता है। कार्बन डेटिंग इसको कहा जाता है गाइस, कार्बन 14, जो कि एक आइसोटॉप है कार्बन का। तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग है ये कार्बन एटम, है कि नहीं। तो कार्बन के ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मैं यहाँ पे अभी आपको 5-6 एलेबोरेट किया हूँ। इसके अलावा गाइज इन सबको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इनके अलावा गाइज कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स भी हैं। एलोट्रॉप्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है एलोट्रॉप्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही प्रेजेंट हो, तो उनको कहा जाता है एलोट्रॉप्स। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स भी होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं भाई, ग्रेफाइट होते हैं, डायमंड होते हैं, और बकमिंस्टर फुलेरिन होते हैं, है ना। ग्रेफाइट, जी फॉर ग्रेफाइट, डी फॉर डायमंड, एंड बी फॉर बकमिंस्टर फुलेरिन। मैं एक्सप्लेन करूंगा इन चीज़ों को भी आगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट कि ये ग्रेफाइट क्या है, डायमंड क्या है, बकमिंस्टर फुलेरिन क्या है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो एलोट्रॉप्स भी कई सारे हैं गाइज। और तो और इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में भी मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन गाइज, हाइड्रोकार्बन जो कि एक बहुत ही स्पेशल कंपाउंड होता है, बहुत ही यूनिक कंपाउंड होता है, और ये भी लगभग लगभग सारे ही सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होता है। लाइक आप जो भी पेट्रोलियम वगैरह आप लोग माइनिंग करते हो, जितने भी तरह के कोल वगैरह आप लोग यूज करते हो, इन सब में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। तो इन चीज़ों की वजह से ये कार्बन का चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है, बहुत ही मज़ा आने वाला चैप्टर हो जाता है गाइज, है ना। तो चलिए अब इसी के साथ साथ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं कि हमारा थर्ड पेज में जो है वो क्या पढ़ना है। थर्ड पेज में हमारा जो डेटा है वो क्या डेटा है, तो देखिए थर्ड पेज में है हमारा टॉपिक कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड्स।
यस गाइस, टर्म 1 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, मेटल एंड नॉन मेटल्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। तो मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, ये जानते हैं कि मेटल्स आपस में जब बॉन्डिंग करते हैं या नॉन मेटल के साथ जब बॉन्डिंग करते हैं या नॉन मेटल के साथ जब बॉन्डिंग करता है तो किस तरह के बॉन्डिंग करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के बॉन्डिंग करते हैं भाई, है ना। कितने तरह के? दो तरह के। एक को कहते हैं आयनिक बॉन्ड और दूसरे को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन के जो कंपाउंड्स जितने भी होते हैं या जितने भी कंपाउंड्स आप कार्बन के सुने हो, उन सब में कोवेलेंट बॉन्ड होने का नेचर रहता है। कैसे नेचर रहता है इस कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ भाई? तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ एक ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता हो, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्डिंग फॉर्म होता हो। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं गाइस। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर करके यूजुअली फॉर्म होता है और ये तीन तरह का होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। एक सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो भाई जब दो कार्बन एटम्स आपस में वन वन इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हो, कितने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हो? एक एक इलेक्ट्रॉन को। तो इससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ सिंगल बॉन्ड गाइस। उसी तरह जब कार्बन एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे दो बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर किया हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर किया हुआ है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन जब ये शेयर करे, देन दिस विल बी नोन एज द डबल बॉन्ड। और इसी तरह सिमिलरली अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन के पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का नेचर है गाइस। कोवेलेंट बॉन्ड ये फॉर्म करता है और स्पेशली ये कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि कार्बन के बारे में आप देखो तो एटॉमिक नंबर है 6 भाई, एटॉमिक नंबर है 6, तो ये बांटेगा 2 और 4 में। अब इसको जो ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ 8 कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको कहीं और से लेना होगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स तो लिया नहीं जा सकता भाई। लिया जा सकता है मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लिया जा सकता है। दैट विल बी इनफ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाई एनर्जी हो जाएगी और हाई एनर्जी हो जाने की वजह से एटम जो होगा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्टेट तो पूरा कर रहा है स्टेबल होने के लिए और ये हो जाएगा अनस्टेबल, तो क्या इसके लिए फेवरेबल रहेगा? नहीं रहेगा भाई। तो इसलिए ये क्या करता है, ये 4 एक्सेप्ट किसी से नहीं कर सकता है, ना 4 डोनेट कर सकता है। तो ये अपना एक नया ऑप्शन लाता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने का, और शेयर करके बॉन्डिंग करता है भाई। तो जैसे ये कार्बन एटम है लेट सपोज यहाँ पे, और इसके सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन एटम्स आए, इधर 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 और नीचे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स आए लेट सपोज। तो कार्बन जो है अपने आउटर ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रखे रहता है। तो इसके आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 4, आउटर ऑर्बिट वाला, इनर मैं नहीं दिखा रहा हूँ गाइज, मैं ये आउटर वाला दिखा रहा हूँ, ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाया। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके आसपास में रखता है। एक को मैंने डॉट से दो इंडिकेट किया, एक को क्रॉस से, ताकि आपको पता चले कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कभी भी बनाने कहा जाएगा आपको, तो दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से ही इंडिकेट करना, डॉट से ही इंडिकेट करने का रूल्स होता है। मैं बस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये आपको देखने से पता चल सके, आइडेंटिफाई हो सके कि ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये हाइड्रोजन एक एक यहाँ से ले करके अपना डुएट पूरा कर लेता है। हाइड्रोजन चारों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लिया, ले करके अपना डुएट पूरा कर लिया। तो भाई हाइड्रोजन तो हो गया सेटिस्फाइड। लेकिन कार्बन का क्या? तो कार्बन क्या करता है, कहता है भाई मैंने तुमको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, अब तुम लोग भी मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन्स दे दो। तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स ये भी ले लेता है। तो देखो 4 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए इसके आउटसाइडर्स हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइडर और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए खुद के हो गए। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यानी कि इसका भी जो ऑक्टेट है गाइस, वो ऑक्टेट पूरा हो जाता है।
तो इस तरह से हम लोग कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन कैसा बॉन्डिंग करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड करेगा। कभी भी कोई पूछे कार्बन कैसा बॉन्डिंग करता है भाई, तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड करता है, सिंपल जवाब। कार्बन कैसा बॉन्डिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब द कोवैलेंट बॉन्ड इज दैट काइंड ऑफ बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, शेयर करके ऑक्टेट पूरे किए जाते हैं। अब ये कोवैलेंट बॉन्डिंग कितने तरह के होंगे, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड अगर देखा जाए, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के जो टाइप्स होंगे हमारे वो कितने तरह के होंगे, तो कोवैलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होंगे गाइस। कितने टाइप्स होंगे, 3। कौन कौन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आप यहाँ देख सकते हो, है ना। इसमें जो एटम्स हैं वो 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है तो ट्रिपल बॉन्ड बना है। जहां 2-2 का शेयरिंग करेगा डबल बॉन्ड बनाएगा, जहां 1-1 का शेयरिंग करेगा वहां सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से ये अपना फॉर्मेशन करता है गाइज। चलिए अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज गाइज। कोवैलेंट बॉन्ड आई होप सो आप समझ गए होंगे, है ना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 4 में। तो पेज नंबर 4 देखिए हमारा क्या कहता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम, भाई ये कैसा शब्द है वर्सेटाइल नेचर। तो गाइज मैं बता दूं कि कार्बन अभी अभी मैंने आपको कहा कि बहुत सारे सब्सटेंस में पाया जाता है। इनफैक्ट आप अगर अपने सराउंडिंग के आसपास की चीज़ों को नज़र घुमाओ, देखो, तो आपको उन सब में कार्बन एटम प्रेजेंट मिलेंगे। लाइक मैंने एग्जांपल दिया, पेन किस चीज़ का बना हुआ, प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का बना हुआ है तो ये भी कार्बन एटम्स का है। आपके हाथ में जो भी सेल फोन है, जिस फोन में आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि लाइक भी किए हैं, नहीं किए हैं, चलिए लाइक कर दीजिए जल्दी से। हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ गुड। हाँ तो फ़ोन जो आप अपने हाथ में लेकर के इस वीडियो को देख रहे हैं गाइज, ये फ़ोन भी पॉलीकार्बोनेट टाइप के बॉडी से बना हुआ है, यानी कि प्लास्टिक के बॉडी से बना हुआ है, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो ऐसे सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें आप अपने देख लो, आप जिस रूम में बैठे हुए होगे, चेयर पे बैठे हुए होगे, लेट या फिर बेड पे बैठे हुए होगे, तो बेड पे बैठे हुए, बेड भी वुड से बना हुआ है, वुड के अंदर क्या है, कार्बन है। तो कार्बन के जो इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, इसी नेचर को कहा जाता है गाइज वर्सेटाइल नेचर। मतलब वर्सेटाइल नेचर कभी पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय वर्सेटाइल नेचर, तो वर्सेटाइल नेचर का मतलब आप बता सकते हो कि द कैपेसिटी या द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ so many compounds of carbon atom, so many compounds of carbon atom is called versatile nature, is called versatile nature। इस तरह के नेचर को ही क्या कहा जाता है गाइज, वर्सेटाइल नेचर कहा जाता है। लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म करना, जितना मैक्सिमम कंपाउंड्स हो सके। तो वही कार्बन ही सिर्फ एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही ज्यादा फॉर्म करता है किसको, कंपाउंड्स को। जो भी आप सराउंडिंग में देख लो, जितनी भी चीजें आप देख लो, कार्बन के ही बने हुए होते हैं, है ना। यहाँ तक कि प्रोटीन, फैट, है ना, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, ये सब के सब चीजें भी हमारा कार्बन से ही बना हुआ है। तो कार्बन का यही नेचर क्या कहलाता है, वर्सेटाइल नेचर। सो मेनी कंपाउंड्स फॉर्म करने का नेचर वर्सेटाइल नेचर कहलाता है। अब सवाल ये है कि ठीक है भैया वर्सेटाइल नेचर है, समझ गया मैं कि वर्सेटाइल नेचर सो मेनी कंपाउंड्स फॉर्म करेगा तो इसको वर्सेटाइल नेचर कहेंगे, वर्सेटाइल पढ़ेंगे। लेकिन ये वर्सेटाइल नेचर है क्यों, वाई दिस कोलावेरिटी, है ना। ये कोलावेरिटी क्यों है, ये भाई इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों फॉर्म कर रहा है ना। तो वर्सेटाइल नेचर इतना सारा फॉर्म करने के पीछे जो रीज़न है, वो रीज़न है हमारा सबसे पहला रीज़न कि इसका कोवैलेंट फॉर्मेशन। कैसा फॉर्मेशन, कोवैलेंट। अभी अभी मैंने बताया कोवैलेंट क्या होता है, क्या होता है कोवैलेंट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हों और आपका शेयरिंग नेचर हो, तो डेफिनेटली आपके जो कंपाउंड्स होंगे वो बहुत सारे होंगे। सपोज करो ना अपने आप पे, आप कार्बन एटम हो,
आपका शेयरिंग वाला नेचर है, कोवैलेंट नेचर है आपका। कोवैलेंट नेचर होना मतलब कि आपका शेयरिंग नेचर है। तो आपका शेयरिंग नेचर है तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे कि नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। जिसका भी शेयरिंग नेचर होता है आप देख लो, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन अगर आपका सेल्फनेस वाला, सेल्फिश वाला नेचर है तो आपके ज़्यादा दोस्त नहीं बनेंगे। तो कार्बन का सबसे पहला क्वालिटी है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड करता है, शेयरिंग करता है, इसलिए इसका वर्सेटाइल नेचर है। दूसरा क्या है गाइज कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है, डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। आप जानते हो, अभी जस्ट पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड तीन तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी बनाता है। तो तीनों तरह का शेयरिंग कर सकते हैं। अब सपोज करो कि आप अपने आप को कि आप एक बिजनेसमैन हो कार्बन की तरह। आप 1 लाख वाले बिजनेसमैन से भी डील करते हो, जो 1 लाख का प्रॉपर्टी शेयर करके कोई बिजनेस करे। 2-2 लाख वाले से भी शेयर करते हो, जो 2 लाख का शेयरिंग करके बिजनेस करे। 3-3 लाख वाले से भी करते हो। मतलब हर तरह के बिजनेसमैन जो आपके सराउंडिंग में आए, जो आपके संपर्क में आए, आप उन सब से बिजनेस करते हो, तो ऑफकोर्स आपके दोस्त बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप लिमिटेशंस लगा लो कि देखो मैं उसी बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करूंगा जो 1-1 लाख का शेयरिंग करे, तो आपके जो ग्रुप बनेंगे, आपके जो फ्रेंड्स बनेंगे वो क्या होंगे? कम हो जाएंगे, थोड़े से कम रहेंगे। तो यहाँ पे यही नेचर है कार्बन का कि ये लिमिटेशंस नहीं रखता है। सिंगल बॉन्ड भी कर लेता है, डबल बॉन्ड भी कर लेता है, ट्रिपल बॉन्ड भी कर लेता है भाई। अब क्योंकि तीनों बॉन्ड्स कर रहा है तो ऑफ कोर्स इसके नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स तो ज़्यादा होंगे ना। आगे बढ़ते हैं तीसरी पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये कार्बन एक बार में एट अ टाइम एक टाइम में ये 4 तरह के एलिमेंट्स को हैंडल कर सकता है, 4 तरह के सब्सटेंसेस को हैंडल कर सकता है। जैसे कि आप देख लो, ये कार्बन एटम है, इधर क्लोरीन को हैंडल कर सकता है, इधर हाइड्रोजन को हैंडल कर सकता है, इधर ब्रोमीन को हैंडल कर सकता है, इधर आयोडीन को हैंडल कर सकता है। तो एक बार में 4-4 सब्सटेंसेस को हैंडल कर सकता है। टेट्रावैलेंसी, इस नेचर को हम क्या कहेंगे? इस नेचर को सिंपली हम लोग कहेंगे टेट्रावैलेंसी। क्या कहेंगे? टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी नेचर होने की वजह से भी इसका वर्सेटाइल नेचर। तो पूछा कोई कि वर्सेटाइल नेचर क्यों है, तो यही सब आंसर देंगे। इसलिए है क्योंकि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए है क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसलिए है क्योंकि कार्बन एक बार में 4-4 एटम्स को हैंडल कर सकता है, मतलब टेट्रावैलेंसी रखता है। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, इसमें सबसे लास्ट प्रॉपर्टी यानी फोर्थ प्रॉपर्टी जो इसके पास है वो है कैटेनेशन पावर। वो है कैटेनेशन पावर। तो कैटेनेशन पावर की वजह से भी ये अपने लॉट्स ऑफ बॉन्डिंग करता है। कैटेनेशन पावर का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग पावर। ठीक है, क्या होता है गाइज? सेल्फ लिंकिंग पावर, SELF। थोड़ा सा राइटिंग स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आप थोड़ा ध्यान दे देना गाइज। तो सेल्फ बॉन्डिंग पावर, सेल्फ लिंकिंग पावर को ही हम लोग कैटेनेशन पावर कहते हैं। तो खुद से ज्वाइन होना, तो कई सारे आइटम्स आप जानते हो कि खुद से ज्वाइन होता है। लाइक ओजोन को ले लो, तो ओजोन में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और तीसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तीनों ऐसे ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं तो O3 बनाते हैं। इसी तरह से फास्फोरस 4 अपने मॉलिक्यूल से ज्वाइन होता है तो फास्फोरस बनाता है। सल्फर 8 मॉलिक्यूल से ज्वाइन होता है तो S8 बनाता है। लेकिन कार्बन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एटम से ज्वाइन होता है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये अपने कार्बन एटम, सेल्फ एटम से जितना चाहे उतना दूर तक जुड़ सकता है। चाहे तो 1000 कार्बन एटम को ऐसे अपने साथ पूरा लिंकिंग कर सकता है, चाहे तो 2000 कर सकता है, चाहे तो 10,000 कर सकता है। तो गाइज ये सेल्फ लिंकिंग पावर, खुद से जोड़ने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। और मैं कहता हूं कि आप लोग अपने अंदर भी खुद से जोड़ने की कैपेसिटी लाओ, अपने आप से जुड़ो, अपने अपने लाइफ के स्टाइल से जियो, है ना। तभी आपके अंदर भी वर्सेटाइल नेचर आ सकता है ना। तो अपने तरीके से जियो, ये नहीं कि दूसरे पे डिपेंडेंट होकर के कि फ्रेंड क्या कर रहा है, वो मस्ती कर रहा है, अभी बाइक चला रहा है, भाई मूवी देख रहा है तो मैं भी जाऊं मूवी देखने ना। ऐसा नहीं करना है भाई। क्या करना है हमें ये करना है कि अभी अच्छे से 1 घंटा फोकस्ड होकर के पढ़ाई कर लेना है। ये आपको 90%, 95% तक का स्कोर करा सकता है। एकदम अच्छे से मेहनत कर लेना बाबू। चलिए,
तो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये वर्सेटाइल नेचर क्यों है ये मैंने डिस्कस कर दिया। 4 रीजन है वर्सेटाइल नेचर होने का। पहला रीजन कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से शेयरिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स होता है और इसलिए कार्बन के वर्सेटाइल नेचर है। दूसरा, क्योंकि ये सिंगल या डबल या ट्रिपल तीनों ही तरह के बॉन्ड्स बना सकता है। तीसरा, कि ये एक बार में 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, दैट मीन्स टेट्रावैलेंसी है इसके पास। और चौथा गाइस कि इसके पास कैटेनेशन पावर भी है। तो इन सब वजहों से जो कार्बन एटम्स होते हैं ये वर्सेटाइल नेचर के होते हैं। चलिए गाइस, अब आगे आ जाते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, हमारे पेज नंबर 5 पे। देखते हैं कि पेज नंबर 5 में हमारा क्या है। तो पेज नंबर 5 में हमारा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन्स। याद कीजिए, पहले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, C12 6 और C6 14 वाले। आइसोटोप्स के अलावे मैंने कहा था कि इसके एलोट्रॉप्स भी हैं, 3 एलोट्रॉप्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस एलोट्रॉप कहने का मतलब क्या होता है। एलोट्रॉप का मतलब होता है गाइज कि कार्बन के वैसे वाले कंपाउंड्स, कार्बन के वैसे वाले कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ ओनली कार्बन एटम ही हो, कोई दूसरा एटम का इंटरफेयर नहीं चाहिए, कोई हाइड्रोजन एटम नहीं चाहिए भाई, कोई ऑक्सीजन एटम नहीं चाहिए, कोई सल्फर एटम मॉलिक्यूल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वन एंड ओनली मी माई सेल्फ, यानी कि कार्बन एटम, कोई दूसरा नहीं चाहिए भाई। तो अगर कार्बन ऐसा कोई भी कंपाउंड बनाए जिसमें ये खुद के ही एटम को रखे, तो ऐसे कंपाउंड्स को एलोट्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइज? एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में बात की जाए कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में कितने एलोट्रॉप्स हैं भाई, तो देयर आर 3 एलोट्रॉप्स। 3 एलोट्रॉप्स जो हैं ये अभी तक फाउंड हो चुके हैं, यानी कि 3 ऐसे कंपाउंड्स फाउंड हो चुके हैं जिन कंपाउंड्स में वन एंड ओनली कार्बन एटम का प्रेजेंस होता है गाइज। ऐसे 3 कार्बन एटम्स फाउंड हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो एलोट्रॉप को डिफाइन करना हो तो हम लोग डिफाइन करते हुए क्या कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एटम, दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एटम which contains one and only carbon atoms, वन एंड ओनली कार्बन एटम्स, नो अदर एटम्स, कोई दूसरा एटम्स नहीं हो। कार्बन के ऐसे वाले कंपाउंड जिस कंपाउंड में वन एंड ओनली कार्बन हो और इसके 3 टोटल आइसोटोप्स फाउंड होते हैं। कौन कौन फाउंड होते हैं भाई? तो पहला आइसोटोप ऐसा फाउंड होता है ग्रेफाइट, दूसरा ऐसा आइसोटोप फाउंड होता है डायमंड, और तीसरा ऐसा आइसोटोप फॉर्म होता है बकमिंस्टर फुलरीन। तो ये बकमिंस्टर फुलरीन लेटेस्ट अभी मिला है, यही कोई 5-10 साल पहले, 10 साल के आसपास में मिला है। ग्रेफाइट डायमंड तो बहुत पहले से जानकारी में, बहुत पहले से लोग इसके बारे में जानते हैं कि हाँ डायमंड क्या है नहीं है ना। आप भी सुने ही होंगे डायमंड वगैरह के बारे में गाइस। तो यहाँ पे ये ग्रेफाइट से आप ऑलरेडी परिचित हो, डायमंड से भी। बकमिंस्टर फुलरीन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। क्या नाम था गाइज? बकमिंस्टर फुलर। और इन्होंने अपने ही नाम पे इस कंपाउंड का नाम रख दिया बकमिंस्टर फुलरीन। फुलरीन, इसमें बस इन्होंने ENE लगा दिया, बकमिंस्टर फुलरीन, फुलरीन कर दिया। साइंटिस्ट का नाम था बकमिंस्टर फुलर और उन्होंने अपने ही नाम पे इसको रख दिया बकमिंस्टर फुलरीन। तो ये 3 कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। अब चलिए थोड़ा सा इनका डिटेल्स भी जान लें कि ये 3 एलोट्रॉप्स हैं तो भाई क्या करते हैं ये एलोट्रॉप्स, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह के फीचर्स रखते हैं। तो लेट्स मूव टू द पेज नंबर 6। तो गाइस पेज नंबर 6 में है, ये देखिए ग्रेफाइट के बारे में सबसे पहले डिस्कशन है। सबसे पहला एलोट्रॉप ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कैसा होता है? तो ग्रेफाइट सबसे पहले तो आप जान लो कि ये पेंसिल में पाया जाता है, पेंसिल में, है ना। पेंसिल का जो लिड होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। पेंसिल में जो सबसे ऊपर वाला ये टिप होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो गाइस कि ये पेंसिल जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो इसका जो टिप होगा, इसका जो यहाँ पे पॉइंट होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेफाइट कहेंगे। तो ग्रेफाइट पेंसिल से ये होता है, बना हुआ होता है। ओके, पेंसिल के स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है जनरली डेली लाइफ के केस में।
अब इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है गाइस। इसके स्ट्रक्चर में हम लोग बोलते हैं कि ग्रेफाइट इज हैविंग लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर। मतलब एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, दूसरा लेयर के बाद तीसरा लेयर बना होता है। जैसा कि ये देखो यहाँ पिक्चर में शो किया हुआ है ना। ये डिफरेंट लेयर्स हैं ये डिफरेंट कार्बन एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट ये लेयर्स हैं। ये हर एक लेयर पे ये अलग अलग कंपाउंड्स ऐसे फॉर्म किया हुआ है, ऐसे ये बना हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसको लेयर्ड स्ट्रक्चर माना जाएगा गाइस। ओके, लेयर वाइज स्ट्रक्चर है क्योंकि लेयर वाइज ये फॉर्मेशन किया तो लेयर्ड स्ट्रक्चर माना जाएगा। दूसरी बात क्या है गाइस कि ये भी कोवेलेंट बॉन्ड में ही माइन रहेंगे, क्योंकि दोनों कार्बन एटम्स या तीनों कार्बन एटम्स या जितने भी कार्बन एटम्स यहाँ पे आपको दिखते हैं सब शेयरिंग करके बने होते हैं, तो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तीसरा क्या फीचर आपको यहाँ पे हो जाएगा गाइस कि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसके बॉन्डिंग्स के बीच, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो कभी पेंसिल लेकर के बोर्ड में मत खोजने जाना। होता है ना कई बार मजाक मजाक में बोर्ड में जा करके खोज दिए ऐसे, तो पेंसिल को लेके मत जाना, नहीं तो शॉक भी लग सकता है। तो बच के रहना, सेफ रहना स्टूडेंट्स। तो ये कंडक्टर है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों है भाई? क्योंकि ये फ्री एलिमेंट्स के पाया जाता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। उसके बाद ये ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट होता है गाइज। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है लेयर वाइज स्ट्रक्चर है। लेयर वाइज यहाँ पे मैंने बताया लेयर वाइज स्ट्रक्चर होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। सॉफ्ट होने के पीछे इसका रीज़न यही है। नेक्स्ट क्या फीचर है गाइज इसमें? नेक्स्ट फीचर ये है कि ये जो ग्रेफाइट है इसको हम लोग स्मूथ या सॉफ्ट होने की वजह से इसको कई जगह हम लोग ऐसे कंपोनेंट्स में भी यूज़ करते हैं जिन कंपोनेंट्स में लुब्रिकेशन चाहिए। क्या चाहिए? लुब्रिकेशन चाहिए। जैसे इंजन वगैरह में लुब्रिकेशंस के लिए ऑयल डाला जाता है ना, इंजन ऑयल। उसी तरह कई सारे ऐसे मशीन्स भी हैं फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, जिनमें लुब्रिकेशन के लिए ग्रेफाइट डाला जाता है। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेशंस। आगे बढ़ते हैं गाइज, पेज नंबर 7 पे आते हैं। पेज नंबर 7 है, देखिए डायमंड के बारे में। हमारा प्यारा सा डायमंड भाई, जितनी भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रही होंगी उसके तो मन में तुरंत ख्याल आ रहा होगा कि हाँ डायमंड, डायमंड का नेकलेस पहनेंगे भाई, डायमंड का रिंग पहनेंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ लो, मेहनत कर लो, है ना, तभी डायमंड का रिंग अच्छे से पहन पाओगे बच्चों, नहीं तो नहीं पहन पाओगे, है ना। क्योंकि मेहनत कर लोगे तो एक अच्छा कोई पोस्ट मिल जाएगा, अच्छा कोई जॉब मिल जाएगा, और अच्छा कोई जॉब मिल जाएगा तो डायमंड कोई पूछता है भाई, तुरंत खरीद लोगे, है कि नहीं। चलिए, तो डायमंड क्या है? डायमंड भी हमारा सेकेंड एलोट्रॉप है। कार्बन एंड कंपाउंड्स का कह सकते हैं कि ये सेकेंड एलोट्रॉप है। कैसा एलोट्रॉप है? सेकेंड एलोट्रॉप। 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते थे भाई, इसमें से ये सेकेंड एलोट्रॉप है। फर्स्ट तो है हमारा ग्रेफाइट, सेकेंड है हमारा डायमंड। तो डायमंड एलोट्रॉप है। कैसे स्ट्रक्चर में ये रहता है? तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में फाउंड होता है गाइज, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका फाउंड होता है, और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अलावा इसका टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल। ग्रेफाइट में होता था हेक्सागोनल, 6 कार्बन एटम्स जुड़ते थे। जस्ट जो ऊपर मैंने ग्रेफाइट के बारे में ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, उसमें ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते थे। 6 कार्बन एटम्स एक से ज्वाइन होता था, ऐसे 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 6 कार्बन एटम रिंग बनाता था, ठीक है, ऐसे रिंग बनाता था। यहाँ से एक कार्बन एटम यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ देख लो, यहाँ काउंट करके 6 कार्बन एटम्स ऐसे हैं, ऐसे करके रिंग बनाता था। तो उसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। किसमें? ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट में, पिछले वाले में, ग्रेफाइट में। और डायमंड में कैसा स्ट्रक्चर है भाई? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 4 से जुड़ता है। देखो, एक कार्बन एटम यहाँ एक से जुड़ा, इधर ये दूसरे से, यहाँ ये तीसरे से, और यहाँ ये चौथे से, ऐसे 4 बॉन्डिंग से ये जुड़ता है। और 4 बॉन्डिंग से ये जब जुड़ता है तो ये अपना एक शार्प एज बनाता है गाइस। शार्प एज होने की वजह से इसमें अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ये बहुत ज़्यादा चमकदार है डायमंड।
मतलब डायमंड में कुछ ऐसा खास जो है, वो खास क्या है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लगता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके ये ब्राइट लाइट जैसा, ब्राइट जैसा, चमकता हुआ जैसा दिखता है। थोड़ा सा भी लाइट अंदर आ जाए ना तो वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर कई बार रिफ्लेक्ट होता है, कई सारे फेसेस से, और तब फाइनली बाहर निकलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चमकता है। इसके बारे में फिर मैं आगे बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है कि इसको वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस भी माना गया है गाइज। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड इज डायमंड, ऐसा माना गया। इसके बाद फिर मैं आपको बता दूं गाइज कि ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। आप देख लो ग्रेफाइट जो था इसी कार्बन कंपाउंड का एलोट्रॉप था, लेकिन वो गुड कंडक्टर था, बट ये कैसा कंडक्टर है गाइज, बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर होने का मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा गाइज। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं हम लोग अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 में देखिए क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन का डिस्कशन है, जो कि थर्ड कंपाउंड माना जाता है। मैंने बताया था अभी अभी जस्ट कि बकमिंस्टर फुलर ने इसको बनाया और इसको कहा जाता है बकमिंस्टर फुलरीन। और इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। एक होता है पेंटागोनल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। पेंटागोनल और हेक्सागोनल, और आपस में ये ऑल टुगेदर मिल करके ये एक फुटबॉल लाइक शेप देता है, और फुटबॉल की तरह ये बना हुआ आपको दिखता है, जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हो गाइस नीचे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो इस पिक्चर में आप देखोगे तो आपको पहले एक मिलेंगे पेंटागन लाइक दिस। यहाँ पे आप देख लो, ये वाला जो जिस पे मैंने अभी जस्ट आउटलाइन ड्रॉ किया, ये 5 कार्बन से बना हुआ पेंटागन है। इस पेंटागन के चारों तरफ आप देख लो, यहाँ ये वाला ये सब हेक्सागन होगा। ये पेंटागन के चारों तरफ जो होंगे, इधर इधर इधर, है ना, ये चारों तरफ जो होंगे ये हेक्सागन होगा। अब बीच में क्या हो गया, पेंटागन। फिर यहाँ पे भी देखो ऐसे बीच में ही पेंटागन हो गया, और इसके चारों तरफ भी इधर 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 क्या होंगे, हेक्सागन होंगे। तो बिल्कुल फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर। फुटबॉल आपने देखा है लाइफ में, ऑफ कोर्स देखा होगा, खेला भी होगा। तो फुटबॉल में जैसे एक पेंटागन होता है, उसके चारों तरफ हेक्सागन जैसे स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए इसको फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर कहा गया है। इसमें पेंटागोनल शेप भी होता है और हेक्सागोनल शेप भी होता है। कहा जाता है कि ये जो बकमिंस्टर फुलरीन है वो मिनिमम C60 कार्बन के 60 एटम से फाउंड होता है, बना हुआ। 60 के मल्टीपल में भी जाएगा, C60 के बाद C120 180 भी जाएगा, लेकिन मोस्टली जो फाउंड होता है 60 वाला फाउंड होता है। तो बकमिंस्टर फुलरीन को दूसरे नेम्स में इसको लोग C60 भी कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं इसको, C60, याद रखिएगा, C60 भी कहा जाता है इसको। इसके बारे में मैं बता दूं तो ये ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड, ये सॉफ्ट एंड हार्ड के बीच बीच टाइप में है, जैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, मिडिल मिडिल एवरेज टाइप में। और इसके बारे में भी, कंडक्टिविटी के बारे में बता दूं गाइज कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर ही है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को फुल्ली कंडक्ट नहीं करता है, इट इज़ ऑल्सो बैड कंडक्टर। तो गाइज इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या अभी तक देखा, तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया कि कार्बन है क्या, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या है। एलोट्रॉप्स में भी तीनों हमने पढ़ा, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। डायमंड को हमने पढ़ा, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और बकमिंस्टर फुलरीन को हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 9 पे हमारा, कि पेज नंबर 9 में हमें देखिए क्या पढ़ना है। तो पेज नंबर 9 में हमारा टॉपिक होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज हमारा क्या होता है, तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है गाइज, ये एक कुछ ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं, ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं जिन सीरीजेज में वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो, एक ही फैमिली से क्या करते हो, बिलोंग करते हो। लाइक आपने पढ़ा होगा ऐसे कि कुछ कंपाउंड्स हैं जिसको मीथेन कहा जाता है, जिसमें फार्मूला होता है CH4। इसी तरह कुछ और कंपाउंड्स होते हैं जिसको ईथेन कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है C2H6। फिर आगे कहा जाता है प्रोपेन। तो ये सब देखो, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले कंपाउंड्स हैं, इसलिए इनका नाम एक ही जैसा आ रहा है। तो ऐसे एक ही नाम टाइप में आने वाले मिथेन,
इथ एन, देखो सब में एन आगे लग रहा है, एन 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 जैसा फैमिली है। तो ऐसे किसी फैमिली को, ऐसे किसी कार्बन के कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। और जितने भी ये होमोलोगस सीरीज बने हुए होते हैं कार्बन एंड कंपाउंड के, वो सारा होमोलोगस सीरीज एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसकी 3 तरह की फैमिली होती है कार्बन कंपाउंड में। एक होता है अल्केन फैमिली, एक होता है अल्केन फैमिली, एक होता है एल्कीन फैमिली, और एक होता है एल्काइन फैमिली। ऐसे 3 तरह की फैमिली इसमें होती है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आगे नेक्स्ट क्लास वगैरह में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन फैमिलीज से बिलोंग करने वाले सारे कंपाउंड्स को, उन सारे ये सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को क्या कहा जाएगा? होमोलोगस सीरीज कहा जाएगा। होमोलोगस सीरीज होने में सबसे प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है गाइज कि ये सारे के सारे ऑल बिलोंग्स फ्रॉम सेम फैमिली। ऑल जितने भी होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स होंगे, ऑल द कंपाउंड्स बिलोंग्स फ्रॉम सेम फैमिली, बिलोंग्स फ्रॉम सेम फैमिली, सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे गाइज। दूसरा फीचर्स इसमें क्या होता है कि ये सब के सब CH2 के डिफरेंस पे होते हैं। कितने के डिफरेंस पे होते हैं? CH2 के डिफरेंस पे। जैसे आप देख लो इस कंपाउंड को इस कंपाउंड से कंपैरिजन करके, यहाँ जो डिफरेंस आपको मिलेगा CH2 का मिलेगा, एक कार्बन का एंड 2 हाइड्रोजन का। देखो यहाँ पे कितना कार्बन है भाई? एक। इसमें कितना है? 2। कितने कार्बन का डिफरेंस हुआ? 1 का। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4। यहाँ कितने हैं? 6। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ? 2 हाइड्रोजन का। तो इनको डिफरेंस में आप जब देखोगे तो ये CH2 के डिफरेंस पे फाउंड होते हैं, जितने भी होमोलोगस सीरीज होते हैं। नेक्स्ट सीन क्या होता है कि ये सबके सब अपना एक कॉमन फॉर्मूला फॉलो करते हैं। कॉमन फॉर्मूला एक फॉलो करते हैं, जिस फॉर्मूला को कहा जाता है गाइस जनरल फॉर्मूला। जिस फॉर्मूला को क्या कहा जाता है? जनरल फार्मूला। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स एक जनरल फार्मूला फॉलो करते हैं, है ना। जनरल फार्मूला फॉर्म करके बने हुए रहते हैं। और तो और अगली बात मैं बता दूं कि इन सारे कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज होंगे, प्रॉपर्टीज भी मोस्टली सेम होंगे। और वो भी कौन से वाले प्रॉपर्टीज? केमिकल वाले प्रॉपर्टीज। केमिकल वाले प्रॉपर्टीज सेम होंगे। फिजिकल वाले थोड़े अलग हो सकते हैं क्योंकि कार्बन का नंबर्स बढ़ जाता है, लेकिन केमिकल वाले प्रॉपर्टीज जो होंगे गाइज वो सेम होंगे, सेम तरीके से ये फॉलो होंगे, तो प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। तो होमोलोगस सीरीज होने का ये काफ़ी सारा बेनिफिट्स है, काफ़ी सारा क्राइटेरिया है, प्रॉपर्टीज है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा होमोलोगस सीरीज में गाइज। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज लास्ट पे। तो पेज लास्ट यहाँ पे एंड होता है हमारा आज का सेशन गाइज। अब ये नेक्स्ट क्लास के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और अभी अभी जो 3 फैमिली बता रहा था, 3 फैमिली, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। एक और फैमिली है अल्काइल। तो अल्काइल जो है ये इसका डेराइव्ड पार्ट है, अल्केन का डेराइव्ड पार्ट है। वो अगले क्लास में मैं और डिटेल करूँगा। और हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम लोग गाइज स्टडी करेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा, एक बार फिर से क्विक रिव्यू कर लिया जाए। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, कि कार्बन इस कंपाउंड में कार्बन क्या है, कार्बन के अलग अलग फीचर्स क्या हैं। ब्लैक है, 6 एटॉमिक नंबर है, 12 मास नंबर है, 2 आइसोटोप्स हैं, 3 एलोट्रॉप्स हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा। फिर इसके तीनों एलोट्रॉप के बारे में एक एक करके हमने जानने की कोशिश की कि इसके एलोट्रॉप्स क्या क्या हैं। तो डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर फुलरीन है। ये 3 तरह के इसके एलोट्रॉप्स होते हैं गाइज, है ना। और इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसके जितने भी एलोट्रॉप्स हैं या जितने भी इसके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, इन सारे कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज़ क्या रहता है। तो इनके कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको डिस्कस करते हुए बताया कि ये अपना होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं, CH2 का डिफरेंसेस रखते हैं, है ना। तो वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा गाइज, और देख करके एक अच्छे से नोट्स वगैरह आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऐसे तो मैं ये नोट्स आपको लिंक में अटैच कर दूंगा और लिंक में अटैच करके आपको दे दूंगा, बट फिर भी आप अपना से एक नोट्स बनाओगे ना, थोड़ा कुछ और समझ के, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा लिख करके, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज। बस आपके तरफ से इतना ही सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल 50 डेज़ के अंदर अंदर आपका ये एक 40 डेज़ का प्लान है। 10 डेज़ तो फिर मैंने एक्स्ट्रा लिया है आपके, किस लिए? प्रैक्टिस के लिए, कि आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। उसका भी PDF मैंने आपको दिया ही था,
आई होप सो आपको मिला ही होगा PDF, तो आप उसमें देख लोगे। जिस प्लान में मैंने बताया उसी प्लान में बिल्कुल पढ़ाई होगी, है ना। तो आज ये डे 2 था जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर मिलते हैं बाद में डे 3 के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर गाइस।